हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 133। इससे पहले इस कहानी के 132 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब तक आप सबने पढ़ा था। नियति को भी समझ में आ रहा था कि उसने सच में कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है, लेकिन शायद अगर वो ये बेवकूफ़ी नहीं करती तो उसे भी नहीं पता चलता कि बंदरों की टुकड़ी उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है। और ख़ासकर उसका दक्ष भाई और जिया आंटी जो उसके लिए इतना ज़्यादा रो रही थी, वो दोनों ही उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके पास भी खुद की एक फैमिली थी। उसे आज इस चीज़ का एहसास हो रहा था। तो चलिए देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। तो नियति भी अब गर्दन झुकाकर माफ़ी भरे लहजे में बोलती है कि माफ़ कर दो, मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन नहीं, तुम ही बताओ, निव्यांश ने भी तो मेरे साथ कितनी बड़ी लड़ाई करी थी, मुझे उल्टा सीधा बोला था, ना जाने मुझे क्या क्या बोल दिया था उन्होंने। तो निर्भय ने भी कहा कि हाँ, तो तुम्हारे साथ लड़ाई तो निव्यांश ने की थी ना स्नो वाइट, तुम तो हम सबको ही छोड़कर जाने लगी थी। हम सबको तुमने एक बार भी अपनी तरफ से याद नहीं किया क्या? अगर आज हम टाइम से नहीं पहुँचते ना तो तुम जानती भी हो ना कि क्या हो जाता तुम्हारे साथ। तो नियति भी अब सर झुकाकर चुपचाप से बैठी रहती है। तभी निर्भय ने अपनी जेब में से एप्पल निकाल कर नियति की ओर बढ़ाते हुए कहा कि ये लो, इसे खा लो, भूख लगी होगी ना, पांडाल में से चुरा कर लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। और ये सुनते ही नियति भी अब एप्पल ले लेती है और फिर उसके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। इधर दूसरी तरफ दक्ष और निव्यांश दोनों ही पांडाल में आकर खड़े हुए थे और सबको देख रहे थे। दोनों को ही वहाँ पर बहुत सारे कपल नजर आ रहे थे जो मंडप में बैठे हुए थे। दक्ष ने अभी उन कपल को काउंट करके कहा कि यार, यहाँ तो करीब 150 के आसपास शादी हो रही है। 150 कपल्स है। इन लोगों में हम अपने भाइयों को कहाँ पर ढूंढेंगे? मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा। एक की शादी लड़की से हो रही है और एक की शादी लड़के से हो रही है। हे भगवान, ये हमारी जिंदगी में हो क्या रहा है? बचा ले हम दोनों को। तो दक्ष ने भी फिर से दक्ष को देखते हुए कहा कि सब ना तेरी ही गलती है, तूने ही ये सब कुछ किया है। तू नियति पर ज्यादा गुस्सा करता और ना ही यहाँ पर नीति गुस्से में आ जाती और फिर ना ही हमारे भाइयों की बलि दी जा रही होती। हमें यहाँ पर आज खड़ा ना होना पड़ता। सब तेरी वजह से हुआ है। तभी संकल्प धीरे से बोलता है कि तुम दोनों मुझे दिखाई दे रहे हो क्या? तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या? तो दक्ष ने भी अपने ब्लूटूथ को ध्यान से सुना और फिर धीरे से बोलता है कि तुझे देख कर भी हम क्या कर लेंगे, इसीलिए अब तू जहाँ पर है ना वहीं पर बैठा रहे। शादी के बीच में से तो हम तुझे उठा नहीं सकते हैं ना। तो संकल्प भी गुस्से में कुछ कहता उससे पहले ही धैर्य ने कहा कि यार प्लीज मुझे भी बचा लो, मैं भी यहाँ पर आकर फंस गया हूँ। मुझे तो यहाँ पर पता भी नहीं है कि मेरी शादी किससे हो रही है। तो दक्ष अभी गुस्से में बोलता है कि तेरी शादी तो लड़की से ही हो रही है जो तेरे बगल में बैठी है। संकल्प का सोच, वो तो पता नहीं किस आदमी से शादी कर रहा है। दोनों ही आदमियों की शादी हो रही है। संकल्प की आवाज में तो अभी इस वक्त बहुत ही ज्यादा दर्द था। संकल्प अभी दर्द भरी आवाज में बोलता है कि प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो मैं किसी की धर्म पत्नी बन जाऊंगा। मैं ना किसी की भी पत्नी नहीं बनना चाहता हूँ। प्लीज मेरे भाइयों बचा लो, फिर मुझे ना बड़ी माँ और छोटी माँ की तरह ही करवा चौथ का व्रत भी रखना पड़ेगा। यार मैं तो ना भूखा भी नहीं रह सकता हूँ। प्लीज मुझे बचा लो ना तुम दोनों। तो दक्ष बोलता है करवा चौथ का व्रत रखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। उम्र तो भगवान के हाथों में होती है ना। वैसे भी पति पत्नी में प्यार होना चाहिए, ये सब कोई बातें नहीं होती है। करवा चौथ का व्रत रखना जरूरी नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, तू अपने पति को ही समझा दियो, ठीक है? वो तुझसे ना अच्छे से प्यार से समझ जाएगा। तू तो फिर इतना ज्यादा अच्छा है, कोई भी तुझसे मना कर ही नहीं सकता है। संकल्प मुंह बनाते हुए धीरे से बोलता है कि दक्ष तू समझ नहीं रहा है यार, मुझे ना फिर रसोई का भी काम करना पड़ेगा। 5 मीटर की साड़ी पहनकर इधर उधर घूमना भी पड़ेगा और तो और दुनिया भर की पूजा पाठ भी करने पड़ेंगे, रीति रिवाज वो सब कुछ फॉलो करने पड़ेंगे मुझे। मैं ना किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। रिश्तेदारों के पैर भी छूने पड़ेंगे। यार नहीं नहीं, प्लीज मुझे ना बचा लो, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। प्लीज जल्दी से आओ, मुझे बचाओ। दक्ष बोलता है तू पागल तो नहीं है? कैसी बातें कर रहा है तू? जिससे तेरी शादी हो रही है ना वो फैमिली में ही रहता होगा, हो सकता है अकेला ही हो। और फिर जब मियाँ बीवी अकेले रहते हैं ना तो आधा काम पति भी कर देता है, कोई भी उसे नहीं जान पाता है। तू आधा काम अपने पति से ही करवा लेना। संकल्प बोलता है अरे यार तुम सब समझ क्यों नहीं रहे हो? शादी के बाद ढोलक बजानी पड़ती है, नाचना भी पड़ता है, गीत गाने पड़ते हैं और मुंह दिखाई भी तो होती है ना। मुंह भी दिखाना पड़ेगा मुझे। दक्ष बोलता है कि हाँ हाँ, तो जो मुंह दिखाई होगी ना उसके पैसे सास को दे देना और खुद अपनी जेब में
में रख मत लियो उसे पैसे को, समझा। तो पता चला पैसे जेब में रख के और फिर बाहर चला गया बियर पीने। समझ आई तुझे? तुझे जितने भी पैसे मिलेंगे मुँह दिखाई में वो सब अपनी सास को देना। संकल्प हल्के से गुस्से में बोलता है कि मेरा मुँह देखकर लोग कहेंगे कि दाढ़ी मूंछ वाली दुल्हन लेकर आया है। दक्ष बोलता है कि तो तूने शेविंग नहीं की है क्या? तो संकल्प ने हल्के से गुस्से में कहा, लेकिन बहुत ही प्यार से, दक्ष मैं ना तुझे जान से ही मार दूंगा। मुझे पता नहीं है यहाँ पर मेरी शादी होने वाली थी, मुझे क्या पता था कि मेरी शादी यहाँ पर हो जाएगी। दक्ष ने कहा कि ओह हो यार, सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। अगर तुझे पता होता कि तेरी यहाँ पर शादी होगी तो 2 घंटे से पहले से ही सैलून से बाहर नहीं निकलता है ना, तू तो बहुत अच्छे से तैयार होकर आता। तो निव्यांश ने भी एक बार दक्ष को देखा और फिर एक बार पांडाल की ओर देखा और फिर बोलता है कि तुम दोनों का अगर हो गया हो ना, और अगर तुम दोनों की बकवास हो गई हो तो चलो चलकर दोनों को ढूंढते हैं। संकल्प तू तो मंडप में बैठा हुआ है ना, तू तो अपनी जुबान कम ही चला तो अच्छा होगा, समझा। अच्छा लगता है क्या दुल्हन मंडप में बैठी हुई चपड़ चपड़ कर रही हो सबसे? तो तभी धैर्य की भी आवाज़ आती है कि बस बस उसे समझाते रहना कि मंडप में कैसे बैठते हैं और कैसे नहीं बैठते हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। हाँ लेकिन मेरे बारे में मत सोचना, कुछ भी मत सोचना। मैं यहाँ पर पता नहीं किसके साथ बैठा हुआ हूँ, किसके साथ मेरी शादी हो रही है। दक्ष बोलता है कि हाय तू तो खुश ही हो जा, नहीं तो जैसे तेरे लक्षण है ना तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि तेरी शादी भी होगी। मैं नाना नानू को भी बता दूंगा कि तेरी शादी हो गई है। यकीन मान सौम्या नानी ना थाली लेकर दरवाजे पर ही खड़ी मिलेंगी तुझे और तेरी अच्छे से आरती उतारेंगी, क्योंकि उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि उनके भी छिछोरे लड़के को कोई लड़की मिल गई है, कोई लड़की ने उन लड़के को पसंद करके शादी कर ली है। तो धैर्य अभी रोता हुआ बोलता है कि बस बस करो यार, बहुत ज़्यादा मजाक हो गया है, कुछ करो, हम दोनों को बचाओ। तो दक्ष ने कहा कि क्या करें, अभी हम ना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तुम दोनों चुपचाप से फेरे ले लो, फेरे होने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे हम दोनों। और फिर देखते ही देखते उन दोनों के फेरों की तैयारियां भी हो गई थी। तो संकल्प की शादी अब जिस आदमी से हो रही थी वो आदमी अभी 6 फुट 3 इंच के आसपास में होगा। संकल्प से शरीर में भी दुगना था वो और भारी भारी कपड़े पहने हुए था। तो वहीं धैर्य की शादी अभी उसी लड़की से हो रही थी जो अभी 16-17 साल की थी। धैर्य ने जिसे अभी कमरे में देखा था, लेकिन उस लड़की ने भी अभी घूंघट किया हुआ था, इसीलिए धैर्य ने भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था। लेकिन धैर्य के दिल की धड़कनें तो अब डबल स्पीड के साथ भाग रही थी। उसे थोड़ी थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी। उसे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे वो लड़की को चीट कर रहा, वो उस लड़की के साथ धोखा कर रहा हो जिसके साथ अभी उसके फेरे होने जा रहे थे। पंडित जी ने भी उन दोनों को देखकर कहा कि फेरों के लिए खड़े हो जाइए, आप दोनों के फेरे होने के लिए आप दोनों जल्दी से खड़े हो। तो धैर्य के दिमाग अब पूरी तरह से खराब हो चुके थे, वो उठना नहीं चाहता था। लेकिन तभी पंडित जी ने फिर से कहा कि जजमान फेरों के लिए खड़े हो जाइए, आपकी शादी हो रही है, आप किस ख्यालों में डूबे हैं। अब तो धैर्य ने भी अपनी मुट्ठी कस ली थी और फिर फेरों के लिए खड़ा हो गया था। पंडित जी ने भी अब लड़की को भी फेरों के लिए उठने के लिए कहा और वो लड़की भी अपनी भारी भरकम से लहंगे को संभालती हुई लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उठ जाती है। तो पंडित जी ने अब उन दोनों का गठबंधन कर दिया था और फिर देखते ही देखते मंत्रों का उच्चारण करने लगे थे। धैर्य उस लड़की के साथ फेरे ले रहा था जो कि अभी वो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता था। उसकी दिल की धड़कनें घबराहट के साथ भाग रही थी। हर एक फेरे में धैर्य का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, उसका दिमाग इस वक्त काम ही नहीं कर रहा था। धैर्य अपने आप को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था और बार बार अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर के बाद फेरों की विधि कंप्लीट हो जाती है। तो पंडित जी ने भी अब दोनों को बैठने के लिए कह दिया था। धैर्य अभी फिर से गुस्से में वहीं पर बैठ गया जहां पर अभी वो बैठा था और वो लड़की भी बैठने लगी, लेकिन वो अपने लहंगों को संभाल रही थी। और फिर तभी धैर्य ने गुस्से में उस लड़की की बाजू पकड़ी और फिर उसे जबरदस्ती अपने पास में ही बैठा दिया। तो पंडित जी ने भी सिंदूर की डिब्बी धैर्य की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि लीजिए लीजिए, कन्या की मांग में सिंदूर भर दीजिए, अब आप दोनों का सिंदूर दान का रस्म है। इस वक्त अभी धैर्य बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। धैर्य ने मुट्ठी भरी और फिर बिना उस लड़की की तरफ देखे उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और फिर ऐसे ही गुस्से में मंगलसूत्र भी उसे पहना दिया। तो निव्यांश और दक्ष अभी ये सब कुछ देख रहे थे। दोनों ही अब धैर्य की बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। दोनों को ही बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और फिर उसकी सिचुएशन पर भी थोड़ा सा तरस आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो दोनों ही कुछ नहीं कर सकते थे, बस चुपचाप से उनकी शादी देख सकते थे। निव्यांश तो कहीं भी इन सब के लिए खुद को ही दोषी मान रहा था। तभी राजीव राठी ने निव्यांश को
देखते हुए कहा कि मिस्टर प्रताप, आप वहाँ पर क्यों खड़े हैं? यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, हमारे साथ बैठकर शादी देखिए। तो निव्यांश ने भी राजीव राठी को गुस्से से घूर कर देखा तो उसके चेहरे पर घबराहट भी आ गई थी और फिर दक्ष ने निव्यांश को जाने का इशारा किया और फिर निव्यांश भी जाकर राजीव राठी के पास में ही बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने राजीव राठी को देखते हुए कहा कि आइए आइए जजमान, बच्चियों का कन्यादान कर दीजिए, अब आपकी भी रस्म की बारी आ गई है। तो राजीव राठी उठकर अब एक मंडप की तरफ पंडित जी के पास बैठ गया और फिर कन्यादान की प्रोसेसिंग करने लगता है। तो उस अनाथ आश्रम में अभी जितनी भी बुजुर्ग औरतें थीं और सारे बुजुर्ग जो थे वो सब एक एक करके उन लड़कियों का कन्यादान करने लगे थे। तभी धैर्य अब जिस लड़की के साथ अभी मंडप में बैठा हुआ था उसे पंडित जी ने भी राजीव राठी को देखकर कहा कि जजमान, किसी को बुला दीजिए, इस बच्ची का भी कन्यादान हो जाएगा। तो राजीव राठी ने भी निव्यांश को देखकर कहा कि मिस्टर प्रताप, आप ही इस लड़की का कन्यादान कर दीजिए, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पर कन्यादान कर रहा हूँ, तो आप आकर इस लड़की का कन्यादान करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। यह सुनते ही निव्यांश तो एकदम से हैरान हो गया था। निव्यांश बोलता है कि अरे मिस्टर राठी, ये तो बड़े बुजुर्गों का काम है ना, मैं कैसे करूँगा? राजीव ने निव्यांश की तरफ देखते हुए कहा कि अब मैं भी इतना ज़्यादा बुढ़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं इन लड़कियों का कन्यादान करूँ, पर क्या करूँ, ये तो एक रस्म भी और एक तो अच्छा काम भी है, लेकिन वो तो मैं कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे लिए तो ये सारी लड़कियाँ मेरी बेटी जैसी ही हैं। तो निव्यांश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर जाकर धैर्य के पास बैठ गया। तो निव्यांश अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा घबराहट महसूस कर रहा था और उसे कहीं ना कहीं खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। उसने पहले कभी भी किसी का भी ऐसी कोई धार्मिक काम नहीं किया था। प्रताप हाउस में भी हवन भी होते थे तो उसमें भी नील और अवनी ही बैठते थे। बंदरों की टुकड़ी का तो बहुत ही बाद नंबर आता था, इसलिए उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ पता भी नहीं था। लेकिन आज निव्यांश को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा हो। तो धैर्य ने भी अपने निव्यांश को देखा तो एकदम से समझ गया था कि निव्यांश इमोशनल हो गया है। तो धैर्य ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर निव्यांश वो तो अपने पापा की तरह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उस लड़की के लिए भी। उसे लगने लगा था कि ये लड़की अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। पंडित जी ने भी जैसे जैसे कहा वैसे वैसे निव्यांश करने लगा था। उसके दिल की धड़कनें तो अब डबल स्पीड के साथ ही भाग रही थी। निव्यांश को अब थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। शायद इतना तो धैर्य भी नर्वस नहीं हो रहा था जितना कि निव्यांश हो रहा था। उसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी। धैर्य गुस्से में निव्यांश को ही घूर कर देख रहा था और फिर निव्यांश जो शर्मिंदगी से धैर्य को देख रहा था। पंडित जी ने जैसा जैसे कहा निव्यांश ने वैसा वैसा उस लड़की का कन्यादान कर दिया था। जैसे जैसे कन्यादान हो रहा था वैसे वैसे निव्यांश भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था और वैसे वैसे धैर्य का गुस्सा तो अब और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है आज। तो पंडित जी ने निव्यांश का हाथ आगे करने के लिए कहा तो निव्यांश ने अपना हाथ आगे कर दिया और फिर पंडित जी ने उस लड़की को भी अपना हाथ आगे करने के लिए कहा तो उस लड़की ने भी अब अपना हाथ आगे कर लिया था। तो पंडित जी ने अब उस लड़की का हाथ निव्यांश के हाथों के ऊपर रख दिया और फिर निव्यांश ने भी मासूमियत के साथ महसूस किया कि वो लड़की सच में बहुत ही ज़्यादा छोटी है, उसकी उम्र सच में भी बहुत ज़्यादा कम है। तो निव्यांश का एक बार तो मन हुआ था कि वो अभी राजीव राठी को ये बोल दे कि वो अभी इस बाल विवाह को क्यों करवा रहा है, उसे इस शादी को नहीं करवानी चाहिए। लेकिन फिलहाल निव्यांश अभी कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन उस लड़की के हाथ अभी बहुत ज़्यादा कांप रहे थे और उसके कांपते हुए हाथों को देखकर निव्यांश का दिल तो अब और भी ज़्यादा बैठा जा रहा था। उसे अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने कहा कि जजमान, कन्यादान की विधि पूर्ण हो गई है। निव्यांश से भी रहा नहीं गया और फिर उसने पंडित जी की तरफ देखते हुए पूछा कि पंडित जी, कन्यादान क्यों करते हैं? पंडित जी, इसका मतलब क्या होता है? हम क्यों कन्यादान करते हैं? तो धैर्य तो अभी गुस्से में निव्यांश को ही घूर रहा था। तो पंडित जी ने भी निव्यांश की तरफ देखते हुए कहा कि कन्यादान का मतलब होता है बेटा कि आज से कन्या तुमने इस वर को दान कर दिया है। आज से तुमने अपनी कन्या इस लड़के को दे दी है। ये लड़की अनाथ है तो तुमने इसका पिता बनकर इस कन्या का विवाह इस वर के साथ कर दिया है। अब इस कन्या का आगे का जीवन इस वर के साथ ही बीतेगा। जैसे भी ये रख इस कन्या को उसके साथ वैसे ही रहना पड़ेगा। निव्यांश भी इमोशनल होकर बोलता है कि आप कहना क्या चाहते हो कि मैं इस लड़की का पिता बन गया हूँ? तो
पंडित जी ने भी हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं बेटा, पिता तो नहीं बने हो आप, लेकिन पिता जैसे जरूर बन गए हो आप। इसके लिए आप सबसे बड़े बुजुर्गों के तौर पर आज से रहोगे। निव्यांश ने कहा कि पंडित जी, अगर मैं इस लड़की को अपनाना ना चाहूँ तो तब क्या मैं इस कन्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ? क्या बोलिए आप, क्या मैं इसे तब अपने पास रख सकता हूँ क्या? ये सुनकर पंडित जी ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं रख सकते हैं आप। अगर आप इसे अपनी बेटी मानेंगे तो आप इसकी पूरी जिम्मेदारी खुद ही निभा सकते हैं। तभी निव्यांश ने देखा कि आसपास जो लोग अभी कन्यादान कर रहे थे वो अपनी अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाल कर उस लड़की को भी दे रहे थे। तो निव्यांश ने भी पंडित जी की तरफ देखते हुए पूछा कि पंडित जी, ये सब लड़की को पैसे क्यों दे रहे हैं? क्या लड़की को पैसे भी देना होता है क्या? तो पंडित जी ने भी निव्यांश की तरफ देखते हुए कहा कि कन्या दान किया है ना, तो खाली हाथ तो नहीं करते हैं कन्यादान, इसीलिए ये सब पैसे दे रहे हैं। तो निव्यांश ने भी पंडित जी की तरफ देखकर हैरानी से पूछा कि मैंने तो खाली ही कन्यादान कर दिया है इस लड़की का। तो पंडित जी ने भी हंसकर कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ में फूल थे ना। तो निव्यांश ने कहा कि क्या मैं अब इस लड़की को कुछ दे सकता हूँ क्या? तो पंडित जी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। तो निव्यांश ने अपने हाथ में से एक अंगूठी निकाली जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही थी, जो कि पूरी डायमंड से भरी हुई थी। वो अंगूठी निव्यांश को अवनी ने पहनाई हुई थी। वो एक स्पेशल पत्थर की अंगूठी बनी हुई थी जिसे अवनी ने निव्यांश को इसीलिए पहनाई थी कि ताकि निव्यांश की लाइफ ठीक ठाक चलती रहे, उसके लाइफ की जितनी भी परेशानी है वो सारी दूर रहे उससे। उस अंगूठी से अवनी के इमोशंस भी बहुत ज़्यादा जुड़े थे। निव्यांश ने वो अंगूठी उतारी और फिर उस लड़की के हाथ में रखते हुए बोला कि बच्चा बच्चा, मेरी तरफ से ये तुम रख लो। और उस लड़की ने अपने कांपते हुए हाथों से तो वो अंगूठी ले लिया था, लेकिन वो लड़की अभी बहुत ही ज़्यादा सुबक सुबक कर रो रही थी और इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था कि वो लड़की अभी घूंघट में कितनी देर से रो रही है, जिसकी आंखें अब रोते रोते लाल हो चुकी थी। निव्यांश ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा कि इट्स ओके बच्चा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस लड़की को तो अब पता भी नहीं था कि उसकी शादी किससे हो रही है। तो वहीं धैर्य, उसका दिमाग तो अब पूरी तरह से खराब हो चुका था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। निव्यांश भी अब धैर्य के पास आया और फिर धीरे से बोलता है कि हम इस प्रॉब्लम से बाद में निपटेंगे, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं हम दोनों, समझा तू? ये लोग तेरी विदाई करेंगे और फिर तू इसे लेकर बाहर आ जाना। नियति बाहर निर्भय के साथ गाड़ी में बैठी हुई है। धैर्य गुस्से में था और फिर उसने फिर से सिचुएशन को समझते हुए हाँ में एक बार गर्दन हिलाते हुए धीरे से कहा कि हाँ हाँ ठीक है। तो धैर्य अभी वो लड़की जो मंडप से उठ गए थे और वो लड़की धैर्य के कंधे से थोड़ी सी ऊंची थी। तो धैर्य का इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और उसका दिमाग भी उस लड़की के पर बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल करके रखने की कोशिश कर रहा था। नॉर्मली धैर्य अभी गुस्सा कभी भी नहीं करता था, लेकिन आज तो जैसे धैर्य का गुस्सा अपने पापा नरेंद्र के जैसा हो गया था। सच में आज धैर्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नरेंद्र भी अपने आप को काफ़ी हद तक शांत ही रखता था, वो कभी भी किसी पर ऐसे नॉर्मली गुस्सा नहीं करता था, लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो उसके सामने कोई टिक भी नहीं सकता था। तो निव्यांश ने भी अब राजीव राठी को देखकर कहा कि अब मैं चलता हूँ। राजीव राठी ने भी निव्यांश की तरफ देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। आज राजीव राठी ने गलती से ही सही लेकिन एक नेक काम तो कर ही दिया था। एक लड़की का कन्यादान करके उस लड़की का कन्यादान निव्यांश के हाथों से करवा दिया था और फिर निव्यांश ने भी अब उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ठान लिया था, क्योंकि था तो वो दूसरा नील ही जो किसी को भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता था। निव्यांश ने मन ही मन डिसाइड कर चुका था कि धैर्य अगर इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो इस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठा लेगा और फिर धैर्य पर इस रिश्ते को थोपेगा भी नहीं, जबरदस्ती इस लड़की को उसके साथ नहीं रखेगा। निव्यांश बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुका था, वो दक्ष के साथ वापस आ गया था। दक्ष ने ब्लूटूथ से अभी कांटेक्ट धैर्य और संकल्प से करते हुए कहा कि देखो तुम दोनों बाहर आ जाओ, बाहर आकर देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वहाँ पर कोई भी उछल पुछल मत करना। धीरे धीरे सबकी विदाई होने लगी थी। धैर्य वहाँ से उस लड़की को लेकर चुपचाप से आ गया था। अनाथ आश्रम का वो बड़ा सा गेट अब खोल दिया गया था, क्योंकि अब सबकी विदाई होना शुरू हो गई थी। अब धीरे धीरे करके सभी कपल्स बाहर की तरफ आ रहे थे, सब दूल्हे अपने दुल्हन को लेकर जा रहे थे। धैर्य ने भी उस लड़की की बाजू कसकर पकड़ा और फिर धैर्य ने उस लड़की की बाजू को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि उस लड़की को भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था।
उसकी तो जैसे बाजू भी लाल हो गई थी और उसकी आंखों के आंसू अब और तेज बह रहे थे। लेकिन वो धैर्य से कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप से सुबकती रही। तो धैर्य भी उस लड़की को लेकर निव्यांश और दक्ष के पास आ गया था। उसने उस लड़की को निव्यांश को और ढकेलते हुए कहा कि ये ले अपनी बेटी और ले जा प्रताप हाउस से। समझा, मेरा इस लड़की से कोई भी रिश्ता नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ इस लड़की को और ना ही मैं इस शादी को मानता हूँ। उस लड़की ने वैसे ही इतना भारी भरकम लहंगा पहना हुआ था, ऊपर से धैर्य के धक्का देने की वजह से वो लड़की एकदम से लड़खड़ा कर गिर जाती। उससे पहले ही निव्यांश ने उसे संभाल लिया था। निव्यांश ने अभी फिर से धैर्य की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा कि ये क्या बदतमीजी है, ये तू क्या कर रहा है, इतना ज्यादा बदतमीजी कैसे कर सकते हो। जो कुछ भी हुआ है ना उसमें इस लड़की की तो कोई भी गलती है नहीं है ना। तू तो अपना गुस्सा इस लड़की पर क्यों निकाल रहा है, बोल इसने क्या किया है, क्या इसने जबरदस्ती तुझसे शादी कर ली है क्या, तमीज नहीं है लड़कियों से कैसे बात करते हैं तुझे। तो धैर्य ने भी ताली बजाकर कहा कि क्या बात है, तमीज की बात मुझे कौन सिखा रहा है, तू सिखा रहा है मुझे। मिस्टर निव्यांश प्रताप सिंह जो अभी सुबह ही नियति के साथ बदतमीजी पर उतर आया था, जिसने न जाने उसे क्या क्या बोल दिया था। तो निव्यांश ने भी गुस्से में अब धैर्य को देखा और फिर कहा कि धैर्य बहुत हुआ है तेरा, जो कुछ भी हुआ है ना मैं मानता हूँ मेरी ही वजह से हुआ है, सारी गलती मेरी वजह से है। लेकिन इस समय इस लड़की की तो कोई भी गलती नहीं है ना, इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है तू, क्यों इसके साथ इतनी बदतमीजी कर रहा है। धैर्य ने भी गुस्से में कहा कि मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी अंदर पंडित जी से तूने पूछा था ना कि अगर मैं इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अगर इसे मैं अपने साथ नहीं रखूंगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सिर पर आएगी, तेरे सिर पर आएगी ना। तूने ही इसका बाप बनकर कन्यादान किया था ना अंदर, तो फिर पकड़ पकड़ अपनी बेटी को। मुझे इस लड़की से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ, तू जाने और तेरी बेटी जाने, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर धैर्य के गले में जो माला पड़ी हुई थी उसने वो खींच कर तोड़ दी और फिर उसे सड़क के दूसरी साइड पर फेंक दिया। तो निव्यांश को भी अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने भी धैर्य पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि बस बहुत हो गया है तेरा धैर्य, मैं तुझे ये नहीं कह रहा हूँ कि तू इस लड़की को अपना ले, तू इसके साथ शादी करके खुश रहे या फिर इस लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी की शुरुआत कर दे। मैं तुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुझे कोई भी हक नहीं बनता है कि तू इस लड़की के साथ ऐसे बदतमीजी करे, उसे इतनी ज्यादा बेइज्जती करे, समझा तू। और हाँ, रही बात कन्यादान करने की, तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वहाँ पर अग्नि के सामने इसे अपनी बेटी मान चुका हूँ। मैं ये आज से मेरी बेटी जैसी ही होगी। मैं अपनी बेटी ऐसे इंसान के साथ कभी भी नहीं भेजूंगा जो उसे पसंद नहीं करता हो, जो इसके लिए लायक ही ना हो, जो इसके लिए तो तू निश्चिंत ही रहे कि तू इस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुझे दूंगा, मैं खुद ही निभा सकता हूँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना कमज़ोर नहीं हूँ मैं, समझा। तू इस छोटी सी बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभा सकूँ, आज से इस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे नाम पर होगी। धैर्य भी पलट कर गुस्से में निव्यांश को देखकर बोलता है कि ये जो मेरी हालत है ना, ये सब कुछ तेरी वजह से ही हुई है। अगर तू सुबह नियति के साथ झगड़ा नहीं करता ना तो हम सब इस प्रॉब्लम में नहीं पड़ते, समझा तू, और ये आफत भी मेरी गली पर नहीं पड़ती। और अब तू महान बनने की कोशिश कर रहा है, अब तू मुझे ज्ञान दे रहा है यहाँ पर कि तू इस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेगा। हाँ, निभा ले तू इस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर कोई पूछेगा या फिर ये लड़की कहाँ से आई है तो प्रताप हाउस में जाकर कह देना कि ये तो धैर्य की छोटी सी बीवी है, धैर्य ने इसके साथ शादी करी है, जाकर अपना मुंह फाड़ देना सबके सामने। धैर्य ने इसे अपनाने से भी मना कर दिया है और फिर इसीलिए मैं इस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर यहाँ पर आ गया हूँ। तो सबके सामने महान बन जाएगा ना और मुझे मुझे तो सबकी नजरों में गिरा देगा तू। दिव्यांश से भी अब धैर्य की बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं, क्योंकि धैर्य आज पूरी तरह से बहुत ही ज्यादा बदतमीजी पर उतर आया था। आज से पहले उसने कभी किसी से बदतमीजी नहीं करी थी। नॉर्मली धैर्य कभी भी इतना ज्यादा गुस्सा भी नहीं करता था, लेकिन आज वो गुस्से में बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। धैर्य जब भी गुस्सा करता था तो उसके पास कोई ना कोई रीजन होता था, मगर आज तो धैर्य के पास एक बहुत ही बड़ा रीजन भी था। धैर्य की जगह भी कोई और भी होता तो शायद ऐसे ही गुस्सा करता जैसा कि धैर्य कर रहा था। धैर्य को कहाँ पता था कि वो नियति को ढूंढने अनाथ आश्रम में आएगा और फिर उसकी शादी भी किसी लड़की के साथ हो जाएगी, वो भी ऐसी लड़की के साथ जिसे उसने आज तक देखा भी नहीं होगा, ना ही वो उसे कभी पहचानता है, ना ही उसने कभी उससे बात करी होगी। निव्यांश गुस्से में भी कुछ बोलता उससे पहले ही दक्ष ने निव्यांश को पकड़ कर कहा कि निव्यांश बस बहुत हो गया है, बहुत देर से तेरी और धैर्य की बातें सुन रहा हूँ मैं, मेरा पूरा दिमाग खराब करके रख दिया है तुमने। देख ना, तू गलत है ना ही धैर्य गलत है, समझा तू। लेकिन हाँ, फिलहाल हमें यहाँ से चलना होगा, इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, हम ये सारी बातें बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। दक्ष ने अभी धैर्य की तरफ देखते हुए कहा कि
देख धैर्य, तू इस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है, इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, इस रिश्ते को भी अपनाना नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम तुझ पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, इस पर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि तू इस लड़की को एक्सेप्ट कर ले। वैसे भी ये लड़की बहुत ज़्यादा छोटी है, हम इस लड़की को पढ़ा लिखा कर कामयाब बना देंगे, इस लड़की की अच्छी जगह शादी कर देंगे, ये लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, ना फिर इसे ना निवास की ज़रूरत होगी और ना ही तेरी ज़रूरत होगी, ये खुद के लिए सब कुछ कर पाएगी। लेकिन मगर फिलहाल के लिए तो सिचुएशन को समझो ना तुम दोनों। मगर तुम दोनों तो ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लग गए आपस में ही। दोनों ही अब बहुत हद तक शांत हो गए थे। तो दक्ष ने भी फिर से उस लड़की की तरफ देखकर कहा कि छोटी छोटी मामी, घूंघट तो ऊपर कर लो, एक बार हमें अपना चेहरा तो दिखाओ। और ये सुनते ही धैर्य ने गुस्से में दक्ष की तरफ घूर कर देखा तो दक्ष ने भी अपने दांतों तले जीभ दबाकर कहा कि यार मुंह से निकल गया अचानक से, सॉरी माफ कर देना, सच में मुंह से निकल गया है, सॉरी सॉरी यार, मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझकर नहीं बोला है इसे मामी। तो धैर्य ने भी दक्ष को पॉइंट करके गुस्से से कहा कि एक और बार इसे मामी या छोटी मामी या फिर बड़ी मामी कहा ना तो सच कहता हूँ तेरा मुंह अभी के अभी तोड़ दूंगा यहीं पर। तो दक्ष ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उस लड़की को देखकर कहा कि बच्चा बच्चा प्लीज थोड़ा सा तो घूंघट ऊपर करो, हम तुम्हें देखना चाहते हैं। तो उस लड़की ने धीरे धीरे अपना घूंघट ऊपर किया तो दक्ष, निव्यांश और धैर्य ने उसे देखा तो उनकी आंखें एकदम से खुली की खुली रह गई थी। ये तो वही लड़की थी जिसे धैर्य ने अभी कमरे में तैयार हुए देखा था, जो बहुत ज्यादा डरी सहमी सी धैर्य को घूर रही थी। तो धैर्य ने भी हाथ बांधकर हैरानी से कहा कि दक्ष ये तो वही लड़की है यार। तो दक्ष ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और फिर उन तीनों ने ही उस लड़की को देखा तो उस लड़की ने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली थी। वो उस लड़की की आंखें लाल होकर पूरी तरह से रो रो कर सूज चुकी थी, उसके गाल भी एकदम से लाल हो चुके थे, वो अभी भी बहुत ज्यादा सुबकियां ले रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। तो दक्ष ने पूछा कि बच्चा तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की अभी कुछ भी नहीं बोलती है, बस सुबकती रहती है। वो लड़की अभी ऐसे खड़ी थी जैसे उसे उन तीनों से बहुत ज्यादा डर लग रहा हो, वो उन तीनों को देखकर कांप रही थी। तो निव्यांश ने पूछा कि बच्चा नाम बताओ अपना, तुम्हारा नाम क्या है। तो निव्यांश की बात सुनकर उस लड़की को थोड़ी सी राहत महसूस हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपना नाम अभी उन तीनों को ही नहीं बताया था, बल्कि अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है। वो बार बार अपने छोटे छोटे हाथों से अपने गालों पर आए हुए आंसू को पोंछ रही थी। वो लड़की लगातार सुबक रही थी। धैर्य ने फिर से गुस्से में गाड़ी का गेट खोला और फिर नियति को देखकर कहा कि पानी की बोतल देना। तो नियति ने भी अपने पास रखी पानी की बोतल धैर्य के हाथ में रख दी थी। तो धैर्य ने भी अब निर्भय को देखा जो अभी ड्राइविंग सीट पर आराम से लेटकर सो रहा था। तो धैर्य ने भी वो पानी की बोतल उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये लो पानी पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और फिर अपना नाम बताओ जल्दी से हमें, समझे तुम। तो उस लड़की ने भी अब कांपते हुए हाथों से पानी की बोतल ले ली और फिर उसमें से 2 घूंट पानी पीकर सबको देखने लगती है। उसकी लड़की की आंखों में अभी भी सबको देखकर साफ साफ डर लग रहा था। तो निव्यांश ने फिर से उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा कि डरो मत बच्चा, नाम बताओ अपना, तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की धीरे से बोलती है कि धनी। धनी नाम सुनते ही निव्यांश के चेहरे पर तो हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने भी अपना एक हाथ उठाकर उस लड़की के सिर पर रखा और बहुत ही प्यार से कहा कि बड़ा ही प्यारा नाम है बच्चा तुम्हारा, धनी, सच में बहुत ज़्यादा प्यारा नाम है, जैसी तुम हो ना वैसे ही तुम्हारा नाम है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो। और ये सुनते ही वो लड़की अब फिर से जोर जोर से रोने लगती है। तो दक्ष ने अभी उसे चुप करवाते हुए कहा कि धानी बच्चा प्लीज़ चुप हो जाओ, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रही हो। उस लड़की ने भी सुबकते हुए कहा कि मुझे ना अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी है। तो धैर्य ने भी अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए और फिर उस धानी के सामने आकर गुस्से में बोलता है कि तुम पढ़ो ना, बिल्कुल पढ़ो, तुम कौन कह रहा है तुम्हें शादी करने के लिए, लेकिन मेरे गले में मत पढ़ो, तुम जितना पढ़ना है पढ़ो मगर मेरे गले में मत पढ़ो प्लीज़। तो निव्यांश ने भी धैर्य को डांटते हुए कहा कि बस बस करना, यूँ इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहा है इस लड़की पर, तो बस संकल्प आ जाए तो चलते हैं इसे लेकर यहाँ से, कहाँ जाएगा इसे लेकर। धैर्य ने भी अब निव्यांश की तरफ देखते हुए पूछा। तो निव्यांश भी एकदम से चुप हो गया था क्योंकि उसके पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। तो दिमाग तो अब निव्यांश का भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। उसे भी नहीं पता था कि एक ही रात में इतना सब कुछ कैसे हो जाएगा। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी इतनी बड़ी सी गलती इतना बड़ा बवाल करवा देगी। धानी तो चुपचाप से खड़ी हुई थी, बस सुबक रही थी। तभी अनाथ आश्रम में से पुलिस आ जाती है। तो पुलिस को देखकर निव्यांश और दक्ष दोनों की आंखें अब हैरानी से फैल गई थी। पुलिस उनकी ओर ही आ रही थी।
अब तो निव्यांश की दिल की धड़कनें भी एकदम से बढ़ गई थी। उसे भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था कि आखिर पुलिस उनके पास में क्यों आ रही है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस उनके पास क्यों आ रही है। वो सभी अब पुलिस को ही घबराती हुई आंखों से देख रहे थे। पुलिस आई और फिर आकर सीधा उसने धैर्य के हाथ में हथकड़ी पहना दी। तो निव्यांश ने भी ये सब कुछ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। इतने में ही दक्ष आके आया और फिर इंस्पेक्टर को देखकर बोलता है कि आप इसे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? आप मेरे दोस्त को ऐसे ही यूं पकड़ कर कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं? तो इंस्पेक्टर ने भी अब दक्ष की तरफ देखते हुए कहा कि इसने एक नाबालिग लड़की से शादी करी है, इसे इस जुर्म में तो अब जेल होनी तय है। और ये सुनते ही बंदरों की टुकड़ी की आंखें तो अब और भी ज़्यादा हैरानी से फैल गई थी। इंस्पेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा रूढ़ तरीके से धैर्य को खींचता हुआ बोलता है कि चलो पुलिस स्टेशन चलो, तुम्हारे जिस्म में जितनी भी आग लगी है ना उसे ठंडा कर देता हूँ मैं। तुम इस नाबालिग सी लड़की से शादी करोगे? शर्म नहीं आती है तुम लड़कों को? शर्म नहीं आती है? 17 साल की लड़की से शादी करते हुए तुम कहाँ 25 साल के और कहाँ ये 17 साल की लड़की। खैर भी बहुत ज्यादा हैरान तो था, लेकिन उसने अभी घूर कर निव्यांश को गुस्से में देखा और फिर तभी निव्यांश ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, ये शादी हम जानबूझकर नहीं करवा रहे थे। ये शादी जानबूझकर नहीं हुई है, अनजाने में इस शादी को करवाया गया है। ये शादी अनजाने में हुई है। तभी वहां पर राजीव राठी आ जाता है। उसने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में रखे हुए थे और फिर राजीव राठी ने मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर अपने एटीट्यूड के साथ कहा कि इंस्पेक्टर साहब, पैसे आपके घर पर पहुंच जाएंगे, इन सब को भी गिरफ्तार कर लीजिए। और ये सुनकर तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गई थी और सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों करके राजीव राठी को घूर रहे थे। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को देखकर कहा कि इन सब को भी गिरफ्तार करो। कांस्टेबल एक एक करके दक्ष को भी हथकड़ी पहनाने लगा था। तभी राजीव राठी बोलता है कि गाड़ी में एक लड़का और एक लड़की भी है, उन दोनों को भी अरेस्ट कर लो, उन दोनों को भी बाहर निकाल कर लाओ और इन सब के साथ अरेस्ट करके इन सब को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। अब तो दक्ष और निव्यांश दोनों को ही बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी थे और साथ ही दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उन्हें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन इतना तो वो अच्छे से समझ गए थे कि राजीव राठी को उनके बारे में सब कुछ पता चल गया है। तो राजीव राठी अभी निव्यांश के पास आया और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे अनाथ आश्रम में आओगे और मेरे मेहमान को मारोगे, पीटोगे और नियति को लेकर यहाँ से चले जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ जितना कि तुम मुझे समझ रहे थे। समझे तुम नीलकंठ प्रताप सिंह के निव्यांश प्रताप सिंह बेटे। अब तो तुम पुलिस स्टेशन जाओगे, सुबह अखबार में भी हेडलाइंस आएंगी, प्रताप खानदान के बच्चे जुर्म करते हैं और जुर्म करते हुए पकड़े गए हैं, एक नाबालिग लड़की से शादी करते हुए पकड़े गए हैं, अनाथ आश्रम में घुसकर एक लड़की का किडनैप करते हुए पकड़े गए हैं। अब पता चलेगा तुम सबको कि आखिर राजीव राठी क्या चीज है। तो दक्ष ने भी दांत पीसते हुए कहा कि राजीव राठी, ये तो पता था कि तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो, एक नंबर के गिरे हुए घटिया इंसान हो तुम, लेकिन आज देख भी लिया है तुम्हें, तुम सच में बहुत ही घटिया इंसान हो। राजीव राठी ने भी कहा कि तुम ना अभी मेरा पूरा कमीनापन देखा नहीं है तुमने, मैं तो बहुत ज़्यादा ही कमीना हूँ, तुम्हें तो फिर भी मैं अरेस्ट करवा कर ही छोड़ रहा हूँ। तुम्हारी जगह यहाँ पर अगर कोई और होता ना तो सच कहता हूँ यही मार कर अनाथ आश्रम के पीछे जो खाली जगह पड़ी हुई है ना वहीं पर करवा देता। समझे तुम सब के सब, अब निकलो यहाँ से, समझ गए ना अब राजीव राठी क्या चीज़ है। उन सबके हाथों में हथकड़ी लग चुकी थी। पुलिस ने भी निर्भय को अब गाड़ी से उतारा और फिर हथकड़ी पहना दी। नियति भी अब निर्भय के साथ में ही खड़ी हुई थी। राजीव ने अभी नियति को घूर कर देखा और कहा कि इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की को भी लेकर जाओ। अब इस लड़की का कोई भी काम नहीं है मेरे पास। मैं जिस आदमी से इसकी शादी करवाने वाला था ना उस आदमी को तो निव्यांश ने अधमरा कर दिया है, उसे बहुत ज़्यादा मारा है, मार मार कर उसे एकदम से बेहोश कर दिया है। तो अब इस लड़की का इस लड़के के साथ शादी तो होगी नहीं, इसे भी लेकर जाइए अपने साथ, लेकिन याद रखना इस लड़की को और इन सब को लड़कों को हाथ पैर जरूर तोड़ दीजिएगा। पैसे जितने भी चाहिए होंगे मैं आप सबको दे दूंगा। तो बंदरों की टुकड़ी अभी गुस्से में राजीव राठी को ही घूर कर देख रही थी। ये पहली बार ही हुआ था कि जब बंदरों की टुकड़ी इतनी प्रॉब्लम में फंस गई थी, वो भी जरा सी बात को लेकर इतनी बड़ी बात हो चुकी थी। राजीव अभी फिर से निव्यांश के पास आया और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे 2 कस्टमर नाराज हो गए हैं मुझसे। एक तो वो जिसे तुमने मार मार कर अधमरा करके बेहोश कर दिया था और दूसरा वो जिस लड़के की शादी में धन
कहानी के साथ करवाने वाले था, लेकिन तुम्हारी इस भाई की वजह से मेरे दोनों ही प्लान चौपट हो गए, दोनों ही हमसे नाराज होकर चले गए। तो अब तुम सबको पुलिस की हवा तो खानी ही पड़ेगी। अब तुम सबको मुझे थोड़ा सा सुकून तो देना ही पड़ेगा। बदनामी होगी वो अलग ही होगी। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सब बदनाम हो जाओ और फिर मैं तुम्हारे घर के बड़ों को देखूं कि वो अपने बच्चों की बदनामी पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है ना तुम्हारा परिवार प्रताप खानदान की। उनके संस्कारों में तो जैसे कोई कमी ही नहीं, बहुत नाज है ना तुम्हारे घर वालों को तुम पर। अब पता चलेगा उनको। राजीव ने पुलिस वालों को देखते हुए कहा कि इंस्पेक्टर साहब लेकर जाओ इन सबको और जितना हो सके उतना इन सब पर डंडे बरसाओ। अब सुबह पेपर के फ्रंट पेज पर इन सब की फोटो भी आनी चाहिए और साथ ही एकदम बढ़िया वाली न्यूज़ आनी चाहिए। हर एक न्यूज़ चैनल पर इन सब के बारे में न्यूज़ चलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि प्रताप ब्रदर्स जब अपने बच्चों की हरकतें देखे तो शर्म से ही मर जाए, उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही ना हो। तो निव्यांश तो अभी कुछ भी नहीं बोलता है, उसे सच में अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा था, लेकिन निर्भय निडर होकर राजीव को देखकर बोलता है कि गलत इंसान से पंगे ले रहा है तू राजीव। तू जानता नहीं है कि हम किसके बच्चे हैं, हमारे रगों में किसका खून दौड़ता है। जैसे हमारे बाप थे ना, हम उनसे 4 कदम आगे ही हैं। अगर हम तेरे अनाथ आश्रम में घुसकर तेरे प्लान को फेल कर सकते हैं ना, तो सोच जरा हम क्या क्या कर सकते होंगे। मैं तुझे ना आज ये धमकी देता हूँ और खुलेआम देता हूँ कि तू अब हमसे बच नहीं पाएगा। राजीव भी आगे आया और फिर उसने निर्भय के गाल पर एक चांटा मारकर कहा कि रस्सी जल गई, लेकिन बल अभी भी नहीं गया है। जानते भी हो कहाँ पर खड़े हो तुम, किससे बातें कर रहे हो तुम, तुम्हारे साथ आने वाले कुछ ही घंटे में क्या होने वाला है तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी है, लेकिन फिर भी डायलॉग मारने से बाज नहीं आ रहे हो तुम। डायलॉग तो तुम्हारे जैसे जुबान पर रटा हो। तो निर्भय ने भी गुस्से में कहा कि डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, सच कहता हूँ सच। तू जानता नहीं है कि हम सब भाइयों को, लेकिन हाँ बहुत ही जल्द तू बहुत ही जल्द जान जाएगा हम सारे लोगों को। हम बंदरों की टुकड़ी ऐसे हार नहीं मानेंगे। इंस्पेक्टर ने भी निर्भय को खींचकर जीप में बैठा लिया और फिर बोलता है कि चल चल तेरी हैकड़ी तो अभी पुलिस स्टेशन में निकालता हूँ मैं। चल अब तुझे बताता हूँ कि आखिर मैं भी क्या चीज़ हूँ। धीरे धीरे इंस्पेक्टर सबको लेकर पुलिस स्टेशन चला गया था और फिर अगले ही 1 घंटे के बाद बंदरों की टुकड़ी धानी और नियति पुलिस स्टेशन के एक सेल में बंद हुई थी। तो धैर्य, निर्भय, दक्ष और निव्यांश चारों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। चारों को ही अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। निव्यांश ने भी नियति को देखा जो नजरें झुकाकर चुपचाप से खड़ी हुई थी। तो नियति ने भी धानी को कसकर अपने गले लगाया हुआ था। नियति को सच में अब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। नियति धानी को जानती थी और फिर धानी भी नियति के गले लगकर खड़ी हुई थी, उसे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। निव्यांश ने दक्ष, निर्भय और धैर्य की तरफ देखकर कहा कि यार मेरी गलती नज़र आती है, लेकिन नियति की गलती नज़र नहीं आती है तुम लोगों को। इसकी भी तो गलती है, इसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। हम यहाँ पर नियति की वजह से ही तो आए हैं और यहीं पर आकर फंस गए। अगर मैंने गुस्से में कुछ कह भी दिया था तो अनाथ आश्रम जाने की क्या ज़रूरत थी इसको। क्यों आई थी ये अनाथ आश्रम में, जबकि इसने खुद ही कहा था कि उसे मास्क मैन ने इसे अनाथ आश्रम से ही खरीदा था। तब भी ये जानबूझकर यहाँ पर आई थी, उसके बावजूद भी ये अनाथ आश्रम में चली गई थी और यहाँ पर हम सबको आकर फंसा दिया। तो नियति अभी कुछ भी नहीं बोलती है, बस सिर झुकाकर खड़ी रहती है। तो निव्यांश अभी नियति को बहुत ज़्यादा डांट रहा था। निव्यांश ने भी गुस्से में फिर से कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा था और तुम मुझे माफ़ नहीं करना चाहती थी ना, तो अब मत करना माफ़ मुझे ना तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत भी नहीं है। प्लीज़ अब मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करना है। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ही हम सब आज पुलिस स्टेशन में आ गए हैं। अगर घर वालों को पता चल गया ना तो हम सबको मार मार कर तोड़ देंगे वो। नियति ने भी निव्यांश को नम आंखों की तरफ से देखा और फिर धीरे से बोलती है कि लेकिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से धनी की ज़िंदगी भी तो बच गई है ना, ये भी तो आपको सोचना चाहिए था। इसे भी ना 40 साल के आदमी के साथ इस नन्ही सी जान को बांध देता वो राजीव राठी। अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो शायद इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तो नियति की बात सुनकर बंदरों की टुकड़ी भी एकदम से शांत हो गई थी। उन्हें ये बात तो बिल्कुल सही लग रही थी कि कहीं ना कहीं उन्होंने नियति और धानी दोनों को ही जिंदगियों को बचा लिया था। तो नियति ने भी अब आगे आकर कहा कि ये सब तो अनाथ आश्रम में होता ही रहता है। छोटे छोटे बच्चों की शादी बड़े बड़े आदमियों से करा देते हैं। हम जैसी लड़कियों को वो बड़े बड़े आदमियों के साथ शादी करा के यहाँ से भगा देते हैं। बड़े बड़े आदमी हमें यहाँ पर आकर कुछ लोग खरीद भी देते हैं और फिर कुछ लड़कियों को क्लब में नचवाने के लिए भी भेज देते हैं। कितनी ही लड़कियाँ सुसाइड भी कर लेती हैं और फिर पुलिस को तो पता भी नहीं चलता है। हम जैसी लड़कियों का कितनी बुरी जिंदगी जीते हैं हम सब, जो अनाथ आश्रम
में रहती हैं। कितनी ही लड़कियां हार मानकर उसे गंदगी की ज़िंदगी को एक्सेप्ट भी कर लेती हैं, कोई कुछ भी नहीं करता है। हम जैसी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। नियति ने भी फिर से धानी को देखा और फिर धानी ने अपनी पकड़ नियति पर कस दी थी। नियति बोलती है कि धानी, कुछ भी नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें ऐसे रोने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ परेशान मत हो। तो नियति ने भी फिर से बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखा और फिर अपनी नम आंखों से कहा, मैं आना नहीं चाहती थी यहाँ पर, लेकिन उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ना बस यही याद आ रहा था कि सब मुझे अपना अपना एहसान दिखाएंगे और मैं इस एहसान के तले नहीं जीना चाहती थी। मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था निव्यांश जी की कही हुई बातें। तो चलिए देखते हैं फ्लैशबैक। नियति का रो रो कर बुरा हाल था, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। नियति अभी कैब से उतरकर अनाथ आश्रम के अंदर जाने लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने अनाथ आश्रम के मेन गेट को छुआ, उसे वो सब कुछ याद आने लगा था जो उसके साथ अनाथ आश्रम में पहले हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, उसकी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे थे, उसके सामने वो सारा मंजर घूमने लगा था। नियति जल्दी से अपने सेंस में वापस आई और फिर उसे अब समझ में आ गया था कि वो टेंशन में कितना ज़्यादा गलत डिसीजन लेने वाली थी। नियति पलट कर वापस जाने लगी, लेकिन तभी उसके मुंह पर किसी ने रुमाल रख दिया और फिर नियति भी बेहोश हो गई थी। नियति की जब आंखें खुली थी, उसने खुद को राजीव राठी के कैबिन में देखा तो राजीव चेयर पर बैठा हुआ था और नियति एक कोने में बैठी हुई सुबक सुबक कर रो रही थी। नियति ने भी राजीव को देखा तो उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए थे, उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसे राजीव राठी की वो सारी चीज़ें याद आने लगी थी जो उसके साथ पहले हुई थी, इसीलिए नियति जोर जोर से रोने लगती है। राजीव राठी ने भी नियति को घूर कर गुस्से में देखते हुए कहा कि तुम्हें तो मैंने बेच दिया था ना तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई, उसने तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया क्या? तो नियति ने भी अपना सलाइवा गटक लिया था। तो राजीव बोलता है कि अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम तो बोल ही नहीं सकती हो। चलो ठीक है, अब वापस आ गई हो ना तो ठीक है, जहाँ कह रहा हूँ ना वहाँ पर शादी कर लो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब मैं तुम्हें इस बार बेचूंगा नहीं, इस बार तुम्हारी शादी करवा कर परमानेंट तुम्हें यहाँ से भेज दूंगा। अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं कहा ना तो सच कहता हूँ, मैं तुम्हारी जगह अन्ना को एक 13 और 14 साल की लड़की को सौंप दूंगा, समझे तुम? और हाँ, तुम तो अच्छे से जानती हो मेरे कस्टमर लड़कियों को क्या हालत कर देते हैं, फिर तुम जानती हो और तुम्हारा काम जानता है वो 13 और 14 साल की लड़कियों का क्या करेगा। नियति का दिल अब जोरों से धड़कने लगा था, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। राजीव ने एक पेपर उठाया और उसमें कुछ लिख दिया और फिर नियति की तरफ बढ़ा दिया। नियति ने वो पेपर लिया और फिर नियति को भी समझ में आ गया था और उसे भी समझते देर नहीं लगी कि राठी उसे अभी भी गूंगी बहरी ही लड़की समझता है। उसे अभी ये नहीं पता है कि नियति अब बोलने लगी है और सुनने लगी है। उस पेपर में भी यही लिखा था कि चुपचाप से अन्ना से शादी करने के लिए हाँ कर दो, वरना तुम्हारी जगह किसी बच्ची को इसके साथ मंडप में बैठा दूंगा और उस बच्ची की शादी अन्ना के साथ करवा दूंगा। नियति ने भी अब पेपर पढ़ा और फिर राजीव की तरफ देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछ लिया। वैसे भी इस वक्त नियति के मन में जो चल रहा था कि वो कभी भी अब निव्यांश की जिंदगी में वापस नहीं जाएगी, वो हमेशा के लिए प्रताप खानदान से दूर हो जाएगी। इसीलिए उसने राजीव की दी हुई जिंदगी को एक्सेप्ट करने के लिए ठान लिया था और ना चाहते हुए भी अन्ना से शादी करने के लिए मान गई थी। अभी भी नियति उस पेपर को लेकर चुपचाप से खड़ी रहती है। इसी के साथ फ्लैशबैक एंड होता है। तो बंदरों की टुकड़ी अभी नियति और धानी को ही देखे जा रही थी। दोनों को ही देखकर अब समझ में आ रहा था कि वो कितने ही ज़्यादा तनाव भरे माहौल में रह रही हैं। दोनों ही कितनी घटिया जिंदगी जीती हैं, वो भी अनाथ आश्रम में जाकर। उन्होंने अपने आप को कैसे बचाया होगा उन अनाथ आश्रम में आए हुए लड़कों से। नियति की बात सुनकर बंदरों की टुकड़ी भी अब गुस्से से लगभग खत्म ही हो गया था। अब उन्हें भी समझ में आ गया था कि ये सब कुछ भगवान की ही प्लानिंग थी। शायद नियति का यहाँ पर आना भी और भगवान का भी यही प्लान था कि ताकि बंदरों की टुकड़ी अनाथ आश्रम में जाए और फिर राजीव राठी का पर्दाफाश हो जाए और नियति के साथ साथ धानी की भी जिंदगी बच जाए और धानी जैसी कई लड़कियों की जिंदगी बच जाएगी। अब तो बंदरों की टुकड़ी का पहला टारगेट राजीव राठी हो गया था। तो निव्यांश अभी नियति के पास आया और फिर उसकी आंखों में पानी था और फिर धानी जो उसकी आंखों के आंसू तो अभी भी नहीं रुक रहे थे, उसे भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, अभी भी वो रोई जा रही थी। निव्यांश ने धानी की बाजू को पकड़कर हल्का सा रब करते हुए कहा कि चुप हो जाओ,
चुप हो जाओ बच्चा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ। अब राजीव राठी कोई भी गलत काम नहीं करेगा तुम्हारे साथ। यहाँ से निकलते ही सबसे पहले राजीव राठी का ही बैंड बजाएंगे हम। दक्ष ने भी अपने व्यास की तरफ देखते हुए बोला कि वो सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, ये सोचना है तुझे पहले, समझा तू। तो उस राजीव राठी ने तो पुलिस वालों से भी कह दिया है कि हम सब पर डंडे बरसाएगा वो। तो निर्भय ने भी अपनी बाजू फोल्ड करते हुए गुस्से में कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो निर्भय राजपूत को हाथ भी लगा दे। हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगा मैं उसके, किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे छू भी दे। दक्ष भी निर्भय की तरफ देखकर बोलता है कि भाई पिटूंगा तो मैं भी नहीं, चाहे मुझे पुलिस वाले को ही मारना क्यों ना पड़ जाए, क्राइम कर लूंगा लेकिन क्रिमिनल की तरह पिटूंगा नहीं मैं, समझा तू। धैर्य भी अब उन दोनों को देखकर बोलता है कि पिटूंगा तो मैं भी नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया है जो पुलिस वाले मुझ पर डंडे बरसाएंगे। मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, मैं किसी की भी मार नहीं खाने वाला हूँ। आज ये देख लिया जाए हम बंदरों की टुकड़ी पिटेगी या फिर पुलिस वाले पिटेंगे हमसे। हाथ भी लगाया ना तो सच कहता हूँ, धैर्य राठौर तो अब एक एक की हड्डियां चटका देगा, एक एक को मार मार कर भूत बना दूंगा मैं। तो निवास ने भी अब एक गहरी सांस लेकर कहा कि संकल्प संकल्प का पता नहीं है वो कहाँ पर है। उसने ना किसी से भी कोई बात नहीं करी, उससे कनेक्शन भी टूट गया है, मोबाइल भी इन लोगों ने ही अपने पास रख लिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि किसी को कांटेक्ट करे, किसको कांटेक्ट करें और कैसे पता करें कि आखिर संकल्प है कहाँ पर। तभी कुछ कांस्टेबल डंडा लेकर उस सेल के अंदर आ जाते हैं और उन कांस्टेबल को देखकर चारों ही भाई फाइटिंग मूड में आ गए थे। चारों ही मूड बना चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए गुनहगारों की तरह वो पिटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, ना ही कोई गुनाह किया है जिसके लिए वो वहाँ पर जबरदस्ती का पिटेंगे। वैसे भी उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि उनकी वजह से ही तो 2 लड़कियों की जिंदगी खराब होने से बच गई थी, 2 लड़कियों की जिंदगी उन्होंने बचा ली थी। कांस्टेबल ने भी अपना डंडा घुमाते हुए कहा कि क्या करोगे, हमें मारोगे क्या तुम सब के सब। तो निव्यास भी एटीट्यूड के साथ बोलता है कि अगर गलती से भी मुझे या फिर मेरे भाइयों को हाथ भी लगाया ना तो सच कहता हूँ मैं, मुझे मेरे पापा की कसम है तुम सब की हड्डियां तुम्हारे ही पुलिस स्टेशन में तोड़ दूंगा, चटका दूंगा सबको, समझे तुम सब, इसीलिए चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। तभी दूसरा कांस्टेबल भी उन सबको हंसकर देखकर बोलता है कि अच्छा तुम्हें मारने के लाखों रुपए मिले हैं हमें, समझे तुम, अब तुम्हें तो मारना ही पड़ेगा। तो दक्ष ने कहा कि हाँ, जब तो हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे ना तो उन लाखों रुपए से भी अपना इलाज करवा लेना तुम सब। तो धैर्य भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। एक तो उसकी शादी धानी से हो गई थी जो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, और फिर दूसरी उसकी लड़ाई अभी निव्यांश से और भी ज्यादा हो गई थी, और फिर अब पुलिस स्टेशन में भी वो सेल में बंद हो चुका था। तो धैर्य भी अब काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो गुस्से में बोलता है कि अगर तुम लोगों ने हम लोगों को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना तो सच कहता हूँ पहले तो हमसे पिटोगे और फिर बाद में रुद्र जीजू और नील जीजू से भी पिटोगे। जानते नहीं हो तुम उन दोनों को अभी खड़े खड़े ही खा जाएंगे तुम्हें, समझे तुम। इसीलिए बेहतर ये होगा कि चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। अगर उन्हें पता चल गया ना कि उनके बच्चों को पुलिस स्टेशन में मार पड़ी है तो फिर तो तुम्हारी फैमिली राजस्थान से गायब ही हो जाएगी। तुम्हारी फैमिली के समेत तुम कहाँ चले जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक कांस्टेबल ने भी अपना सलाइवा गटक लिया था और फिर धैर्य को देखकर थोड़ा सा कंफर्म करते हुए कहा कि तो तुम लोग रुद्राक्ष प्रताप सिंह और नीलकंठ प्रताप सिंह के बच्चे हो क्या, बताओ जरा तुम क्या सच बोल रहे हो। तो निव्यांश ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ, हम प्रताप फैमिली के ही बच्चे हैं। तो कांस्टेबल अगर तुम्हें अपनी जिंदगी जरा सी भी प्यारी है तो सच कहता हूँ गलती से भी हम में से किसी को भी हर्ट मत करना, किसी को भी हाथ मत लगाना, वरना तुम जानते नहीं हो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा और फिर तुम्हें तो कोई भगवान भी आकर नहीं बचा पाएगा। वो कांस्टेबल अभी वहां से वापस चले गए थे, वो सीधा इंस्पेक्टर के पास गए और फिर जाकर बोलते हैं कि सर वो सब प्रताप फैमिली के बच्चे हैं। अगर रुद्राक्ष प्रताप सिंह और नीलकंठ प्रताप सिंह को पता चल गया ना कि हमने उनके बच्चों पर डंडे बरसाए हैं, हमने उन्हें पुलिस स्टेशन में बंद किया है और उन्हें बहुत सारी टॉर्चर भी किया है, तो सच कहता हूँ पुलिस स्टेशन में बवंडर आ जाएगा, बवंडर। सर एक बार को नीलकंठ प्रताप सिंह तो हम पर थोड़ा सा तरस भी खा लेंगे, लेकिन रुद्राक्ष प्रताप सिंह वो तो बिल्कुल भी तरस नहीं खाएंगे हम पर। इसीलिए बेहतर होगा कि हम सब इन सब को छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि हमें राजीव राठी से पैसे नहीं लेने चाहिए थे इन सबको पकड़ने के लिए, वरना हम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में
फंस जाएंगे सर। अभी भी वक्त है, हमें इन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। इंस्पेक्टर को अब कांस्टेबल की बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसने कांस्टेबल के हाथ से डंडा पकड़ा और फिर उसे टेबल पर गुस्से से मारते हुए बोलता है कि मैं पैसे ले चुका हूँ और मुझे रुद्राक्ष ना नील दोनों के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। मैं नहीं जानता हूँ इन दोनों को, होंगे कोई, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुमसे नहीं हो रहा है ना तो मैं खुद जाकर उन सब की हड्डियों पर डंडे बरसाऊंगा और उन सब के हाथ पैर तोड़कर इकट्ठा कर दूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में सेल की तरफ जाने लगता है। कांस्टेबल ने भी उसे रोकते हुए कहा कि सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप जानते नहीं है रुद्राक्ष प्रताप सिंह को। अगर उसके किसी भी बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो सच कहते हैं हम लोगों को छोड़ेगा नहीं, वो बहुत ज्यादा मारेगा, हम लोगों को राजस्थान में रहना मुश्किल कर देगा, ऊपर तक पहुंच है उनकी, प्लीज मान चाहिए सर। इंस्पेक्टर ने भी कांस्टेबल को पलटकर गुस्से से देखा और बोलता है कि रुद्राक्ष का बेटा कौन है। कांस्टेबल ने कहा कि सर मुझे ज्यादा तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन रुद्राक्ष का कोई भी बेटा नहीं है, उसकी तो बस एक ही बेटी है। जहाँ तक मुझे पता है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ जो भी बंद है वो सब उसके रिश्तेदारों के ही बच्चे होंगे जिन्हें रुद्राक्ष प्रताप अपने ही बच्चे समझता है। इंस्पेक्टर ने हंसकर कहा कि तो समझने दो, लेकिन मार तो इन सब को जरूर पड़ेगी, इन सब की हड्डियां तो जरूर टूटेंगी, मेरे हाथों से जरूर टूटने वाली है। अब तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। तुम एक काम करो, मीडिया वालों को भी बुला लो, हम इन्हें मारेंगे और फिर बाकी का मामला मीडिया में संभाल लेगी वो खुद ही। दूसरे कांस्टेबल ने फिर से इंस्पेक्टर को समझाते हुए कहा कि सर आप समझ नहीं रहे हो, मीडिया वीडिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है इन लोगों का। ये लोग बहुत ही बड़ी पार्टी है। राजीव राठी, रुद्राक्ष और नीलकंठ प्रताप सिंह के सामने बहुत ही छोटा आदमी है। कहते हैं कि अगर दोनों ही भाई एक हो जाए ना तो दुनिया की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे ये सुलझा ना सकते हो। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके पास होता है। सर प्लीज आप समझने की कोशिश करो। मैंने तो इतना भी सुना है कि रुद्राक्ष प्रताप सिंह का सबसे छोटा भाई है शुभ प्रताप सिंह। उसने तो पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर को धमकी दी थी कि वो उसे 1 महीने में मार देगा और फिर सर ये धमकी भी सच हो गई थी। उसने 1 महीने के अंदर ही इंस्पेक्टर एकांत को रात को ही बीचों बीच चौराहे पर गोली मार दिया था और फिर आज तक उसके ऊपर कोई केस भी नहीं हुआ। ये सुनते ही इंस्पेक्टर को भी थोड़ी सी घबराहट महसूस हो गई थी, क्योंकि इंस्पेक्टर एकांत के बारे में तो उसने भी बहुत कुछ सुन रखा था। इंस्पेक्टर ने अपना सलाइवा कटक कर कहा कि ठीक है, इन्हें नहीं मार सकते हैं हम, लेकिन इन अनाथ लड़कियों को तो मार सकते हैं ना। तो कांस्टेबल ने फिर से इंस्पेक्टर को समझाते हुए कहा कि सर आप कैसे मार सकते हैं इन लड़कियों को। बात अगर मीडिया में आ गई ना कि किसी को भी अगर गलती से भी पता चल गया है कि किसी मेल इंस्पेक्टर ने उन लड़कियों को मारा है तो हमारे पुलिस स्टेशन की तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। कल के कल ही ताला लग जाएगा हमारे पुलिस स्टेशन में। इसीलिए हम गलती से भी उन लड़कियों को भी नहीं छू सकते हैं। हमारे साथ साथ पूरे पुलिस फोर्स की भी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। सर मुझे लगता है कि आपको मारने का आइडिया स्किप कर देना चाहिए। इंस्पेक्टर भी गुस्से में बोलता है कि बस करो तुम दोनों, मैं राजीव राठी से पैसे ले चुका हूं और तुम चाहते हो कि मैं वो पैसे वापस कर दूं उसे। मैं वो पैसे वापस नहीं करने वाला हूं उसे। आई हुई लक्ष्मी को मैं ठुकराता नहीं हूँ, ज्यादा ना सही लेकिन उन्हें थोड़ा बहुत तो जरूर मारूंगा मैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर सेल की तरफ आ गया था और फिर उसने सेल का गेट खोला तो वो चारों भाई फिर से इंस्पेक्टर को घूरकर फाइटिंग मोड में आ गए थे। बंदरों की टुकड़ी ने भी आज सोच लिया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, पीटेंगे तो बिल्कुल नहीं, वो भी इंस्पेक्टर से तो बिल्कुल भी नहीं पीट कर जाएंगे। नियति और धानी क्या ही सोचेंगी बंदरों की टुकड़ी के बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या बंदरों की टुकड़ी पिटेगी इंस्पेक्टर से या फिर आएगा कहानी में एक नया ट्विस्ट? देखने के लिए देखना ना भूलिएगा इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड। कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मगर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कहानी से बोर हो रहे हैं। प्लीज आप सब लोग ऐसे कमेंट बिल्कुल भी मत किया करें। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ कहानी में आखिरी तक बने रहे, कहानी में बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।